अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। समरकंद से लंदन और लंदन से न्यूयॉर्क तक आलमी महाज पर कामयाबियां समेटने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ खासे पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का हुसूल हो या आलमी दुनिया की जानिब से पाकिस्तान से माहौलियाती नाइंसाफियां हो, मसला कश्मीर हो, फलस्तीनियों के हुकूक का मामला हो या इस्लामोफोबिया, तमाम मामलात पर मौसर आवाज़ उठाने के बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया। जहां मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने न सिर्फ अपनी कारकर्दगी और अपनी टीम की कारकर्दगी सामने रखी, बल्कि साबिक वजीर आजम की उन दावों का जिक्र भी किया और उन अदाओं का जिक्र भी किया जिसके बायस दूसरे ममालिक के सरबराहान हमसे नाराज हो गए। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस सामने रखते हुए साबिक आजम के किरदार से मुताल्लिक क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पाकिस्तान इस मखलूत हुकूमत की काविशों की वजह से एक आइसोलेशन से निकल आया है। ये तन्हाई जो थी पाकिस्तान की, बहुत इसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हमारी खारजा पॉलिसी का हुलिया बिगाड़ा और बेड़ा गर्क किया। खारजा पॉलिसी का दोस्त ममालिक को, बरादर ममालिक को जिस तरह नाराज़ किया गया, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। मुझे बास दोस्त ममालिक के सरबराहों ने जो अल्फाज कहे मैं वो दोहरा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑडियो लीक से मुताल्लिक भी जवाब दे रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म का कहना था कि ऑडियो में कोई हीरे जवाहरात ज़मीनें देने की बात नहीं थी जैसी इमरान खान के दौर में सामने आई। ऑडियो आपके सामने है, आपने सब सुना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत से मशीनरी मंगवाने पर तनकीद की गई, जबकि मैंने वाज़ेह कर दिया था कि मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में जाएगा और फिर मंजूरी के बाद काबीना में पेश होगा। मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। कतन मुझे किसी वो राहील दमाद उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर ताकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इम्पोर्ट की है PTI के दौर में, ये मेरे दौर में इम्पोर्ट नहीं हुई। ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए। जहां वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे को क्लीन बोल्ड कर दिया है, वहीं तहरीक इंसाफ अपने बयानिए, माशी फ्रंट, पार्लिमानी सियासत अपने तमाम मुतालबात मनवाने समेत तमाम महाजों पर क्लीन बोल्ड होती दिखाई दे रही है। हर महाज पर इस मजबूत हुकूमत और इदारों से नाकामी का सामना है, जैसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथी बेचैनी का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ का बेचैन होना तो बनता है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से तहरीक इंसाफ का मिशन हुकूमत की माशी लिहाज से नाकामियां गिनवाने पर था, लेकिन अब हुकूमत ने पाकिस्तान को माशी गिरदाब से निकालने के लिए अपने बेहतरीन और बाएतमाद खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया है, जिससे तहरीक इंसाफ की परेशानियों में कई गुना इजाफा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मईशत को ठीक करने के माहिर समझे जाने वाले साबिक वज़ीर ख़जाना कल रात वतन वापस आए हैं और उन्होंने आज सेनेट रुकनियत का हल्फ भी उठा लिया है। हल्फ उठाने से कबल इसहाक डार ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर मईशत को जल्द बेहतर करने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि सट्टे का कारोबार करने वालों को 2 टोक अल्फाज में पैगाम देता हूं कि वो कभी भी उन लोगों को इजाज़त नहीं देंगे। इसहाक डार साहब हल्फ उठाने से पहले क्या कह रहे थे, वो आपके सामने रखते हैं। कि जो कदर आर्टिफिशियल गिरी हुई है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यूटिलिटी प्राइसेस, ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त जो आवाम को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, माजी में भी की है, अल्लाह ताला ने माजी में कामयाबी भी दी है। अभी कल रात पहुंचे हैं तो अभी तक करीबन 9-10 रुपए का फर्क पड़ गया। इसका मतलब आपके 1350 अरब तो पाकिस्तान कौम के कर्जे कम हो गए। कोई मसला ही नहीं होता। हमने एक मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है जिसने पाकिस्तान में पेग होता था, फिक्स रेट होता था। हमने 1999 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो हमने इसको मार्केट बेस किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हुंडी वाले जो है स्पेकुलेटर्स वो पाकिस्तान की करेंसी को होस्टिज बना के और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इसहाक डार की आमद के साथ ही डॉलर खासा दबाव में दिखाई दे रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में भी 15 रुपए कमी का इम्कान दिखाई दे रहा है। आज जब इसहाक डार हल्फ उठाने के लिए सेनेट पहुंचे तो PTI सेनेटर्स की जानिब से शदीद हंगामा किया गया। PTI अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया और ऐवान में खूब गर्मा गर्मी हुई। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गई। सेनेटर शहजाद वसीम ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार की वतन से रवानगी और वतन तनकीद की, जबकि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से सेनेटर शहजाद वसीम के तमाम इल्जामात का भरपूर जवाब दिया गया।
एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। कौन सा मुल्क है कि जब आपका एक प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को कोर्ट बुलाती है, वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर उस एब्सकॉन्डर को अपने जहाज पर बिठाकर वापस लैंड कराता है। तक इन्होंने कोर्ट के आगे सरेंडर भी नहीं किया, पेश भी नहीं हुए, सीधे आगे हैं सेनेट में। डार साहब के केस में दरख्वास्त दायर हुई, अदालत ने 7 अक्टूबर तक को उसको मुअत्तल किया कार्रवाई को। ये एक अदालती फैसला होता है। इस मुल्क के सदर मुमलिकत जो आज मसनद पे बैठे हुए हैं वो भी इश्तिहारी थे, पिछली हुकूमत के वजीर आजम भी इश्तिहारी थे। सदर मुमलिकत ने दरख्वास्त दे के अदालत से बरीयत हासिल की। इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी है, और खुदारा आपकी जाती पसंद नापसंद के ऊपर ना तो कोई सीट खाली हो सकती है, आईने पाकिस्तान उसका मैकेनिज्म देता है। इसहाक डार की वापसी पर पीटीआई अरकान के अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और जलसों में साबिक वजीर खजाना की वापसी पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। आज पेशावर में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि एक चोर को एनआरओ देकर वजीर खजाना बनाया जा रहा है। मफरूर 5 साल तक बीमारी का बहाना बनाकर बाहर रहा, मगर आज तक उसकी बीमारी का कोई पता नहीं। इमरान खान इस पर क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। दार वो जो आया है यहाँ पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया है और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। यानी अब पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था, अब डील करके यहाँ पहुंचा है और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। साबिक वजीर खजाना, सेनेटर और मुमकिना वजीर खजाना यकीनन आज सेनेटर का हल्फ तो उठा चुके हैं। कल वो वजारत खजाना का कलमदान भी संभालने जा रहे हैं रिपोर्टेडली। जब वो वजारत खजाना का हल्फ बाकायदा तौर पर ले लेंगे तो उसके बाद बहुत सारे ऐसी माशी पॉलिसीज़ हैं जिनका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं। उससे पहले ही डॉलर के अंदर जो प्रेशर है, रुपया मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट मुस्तहकम है, पेट्रोल की कीमतें कम है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। और उस प्रेशर की एक और बुनियादी वजह यह भी है कि मरियम नवाज साहिबा की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई है और पासपोर्ट वापसी की जो नैब मुखालिफत कर रहा था, जिसका केस है, उसने भी ये दरखास्त अदालत से वापस ले लिया, जिसके बाद दिखाई दे रहा है कि मरियम नवाज साहिबा को भी पासपोर्ट मिल जाएगा, एक ग्रीन सिग्नल होगा। और फिर बातें तो ये भी हो रही हैं कि इसहाक डार की वापसी एक लिटमस टेस्ट है, एक टेस्टर है, जिसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन वापस पहुंचना है। तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में खासी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या परेशानियां लाक है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ अपनी कारकर्दगी बताई है, बैनुल अक़वामी महाज पर जो करके आए हैं वो सामने रखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतालिक जो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, अगर वो बताए तो कानों से धुएं निकलने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप किसकी बात कर रहे थे? उस क्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे? अच्छा आलिया अफजल साहब, एक बात तय कर लेते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा ये शो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है। ही इज प्रीमियर ऑफ द कंट्री, मीर रियासत है हमारे, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज और अलकाबात तो इस्तेमाल नहीं करेंगी ना। कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं एक सेकंड में आपके प्रोग्राम में बैठी हूँ, मुझे आप डिक्टेट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर क्राइम का लफ्ज इस्तेमाल करें, चोर चोर डाकू डाकू करें, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। वाला मुजरिम समझती हूँ। मेरे नजदीक उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि मेरे मुल्क, आपके नजदीक जो कुछ भी होगा वो प्राइम मिनिस्टर है, मुसल्लत कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहें प्लीज। का एक केस है, 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। जब उन पे फर्द जुर्म आयद करना होता है तो कभी उनकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी वो व्हीलचेयर के ऊपर आते हैं, कभी वो कोविड टेस्ट अपना पेश कर देते हैं। तो देखिए प्लीज, मैं उनके बारे में जो भी बात करूं वो मेरा मसला है। इट हैज नथिंग टू डू। नहीं, आप मेरे प्लेटफॉर्म से कह रही हैं ना जी, और एटलीस्ट आप मेरे प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो मैं तो नहीं जाने दूंगा। आई एम सॉरी।
नहीं, देखिए वो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं तो नहीं उनको ऑन करती, मैं तो नहीं ये समझती। नहीं, वो 24 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप समझे या ना समझे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से जब उन्होंने खिताब किया तो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान किया है, पर मुसल्लत हुआ और मुसल्लत रहने के लिए। देखिए मेरी एक बात सुने, हम उनको इतना ही समझते हैं और हम यही समझते हैं कि एक मुल्जिम को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, एक मुल्जिम जिसके ये सवाल आप चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री से कर रही हैं, आप अदालती सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम इस बहस में उलझे रहेंगे, मैं अपनी बात पर कायम हूं और कायम रहूंगी। प्लीज कम स्ट्रेट अवे टू माय क्वेश्चन ना, जो सवाल मैंने आपसे किया आप उसका जवाब दे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम के बारे में दोस्त ममालिक के सरबराह ने कुछ ऐसी बातें की कानों से धुएं निकलेंगे। देखिए मेरी How will you respond to it? वो जो शख्स है जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, जिसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ यही है कि दोस्त ममालिक जिसका फोन सुनना पसंद नहीं करते, और वो खुद आकर ये कह रहे हैं, ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, आपको तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन कॉल नहीं करता था, वहां बाइडेन जो है उनके एजाज में रिसेप्शन दे रहा है। मैं भीख मांगने आया हूं, जो अमेरिका को अपना माई बाप समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम उनके वेंटिलेटर के ऊपर है, तो मैं तो एटलीस्ट एक इज्जत, खुद मुख्तारी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और मेरे मुल्क के लोग जो है, जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट, वो इसी इज्जत और खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। अब मसला ये है कि मैं उस बंदे की क्रेडिबिलिटी को क्या करूं जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है उसकी बेइज्जती हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैसी बेइज्जती है कि बरतानिया आपको 15 बिलियन पाउंड दे रहा है। ये कैसी बेइज्जती है कि 1 करोड़ डॉलर्स आपको अमेरिका दे रहा है। ये कैसी बेइज्जती है कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी जो है वो पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ मबजूल करा रहे हैं। ये कैसी बेइज्जती है? पूरी है। सिर्फ एक सेकेंड रेहान साहब प्लीज एक सेकेंड, मुझे अपना मौकफ तो देने दे। देखिए, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग डिसग्रेस टू माय कंट्री आलिया हमजा साहिबा? व्हाई आर यू ब्रिंगिंग सच अ डिसग्रेस? कि मेरे मुल्क की बेइज्जती हो गई? कौन सी करप्शन की है? नहीं, मेरे मुल्क की बेइज्जती कैसे हो गई? जो अपने एयर प्लग्स ठीक नहीं कर सकता, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल इज 0। What difference does it make? ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। के जनरल सेक्रेटरी को बैठकर जिस तरह की अंग्रेजी का वो करे, आपकी अपनी कौमी जबान है, जो यूएन के अंदर आप क्या देख रहे हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू ब्रिंग डिसग्रेस टू माय कंट्री एंड माय प्राइम मिनिस्टर। जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त हम उनकी इज्जत करते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते थे। बता देती हूँ, देखिए मैं अपनी बात कर रही हूँ और मैं अपनी बात को एविडेंशियल प्रूफ के साथ पेश कर रही हूँ। उसके बाद आप ये देख ले, यूएई इनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, ये फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही हैं आप। जरा फैक्ट चेक भी ले लें, रियलिटी चेक क्या ये भी देख लिया करें। और आप ये कह रहे हैं ही इज नॉट अ दिस नीड्स अ सीरियस रियलिटी चेक। आपको किसने कहा कि रूजवेल्ट बिक रहा है? आपको किसने कहा कि रूजवेल्ट प्राइवेटाइज हो रहा है या बिक रहा है? मेरे अपने प्रोग्राम में फेडरल मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट आए और उन्होंने कहा ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा है। ये आए या आकर क्लैरिटी दें। आज जो बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें कर रहे थे कि जी मैंने सारे दौरे खुद किए, आज तक अपनी रसीदें तो ये जमा करा नहीं सके, तो दौरों की रसीदें ले आए ना, ले आए सारा वो तो कहते हैं कि जिस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब था तो उस वक्त भी बैरून ममालिक तमाम दौरे अपने खर्च पर किए मैंने। प्लाजा होटल के अंदर इनका कौन सा पर्सनल अकाउंट था? क्योंकि आज तक तो हमने यही देखा है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से इनके अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, इनकी बेगमात के अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, आपको सबूत ले अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं। और जब नैब इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, मेरे बेटों से पूछो। तो जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है, जो भैंसों का कारोबार करके दूध और कट्टे बेच के अपना सारा काम करे, उन्होंने कैसे द प्लाजा होटल के बिल्स अदा कर दिए और किस तरह से अपने और अपने डेलीगेशन के बिल्स अदा कर दिए। ये अवाम के अगर पैसे नहीं है हम अप्रिशिएट। अच्छा, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, फिर बहुत से लोगों की सिलाई मशीनों का जिक्र आ जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने एक और ऑडियो लीक को क्लैरिफाई किया है। वो कहते हैं मैंने तो ऑडियो में किसी से हीरे की अंगूठी की बात नहीं की, मैंने तो 5 कैरेट की बात नहीं की, उस ऑडियो में मेरिट की बात हो रही है। अगर इनका मेरिट ये है, और दूसरी बात ये जो आज पहली चीज इन्होंने ऑडियो लीक्स मान ली कि वो ऑडियो लीक्स ठीक थी। दूसरी चीज इन्होंने ये मान ली कि इनका जो ऑफिस है वो अपने लोगों को नवाजने के लिए पहली वाली चोरी के ऊपर पर्दे नवाजने के लिए तो इस्तेमाल हुआ नहीं ना, वो तो कह रहे हैं कि हमने इसको कंडेम किया है। एक मिनट, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री का हिस्सा हूं, मुझे पता है इंडिया के साथ एक पिन की भी, एक जो पिन है, एक सुई है, उसकी भी तिजारत
भारत तो प्लांट का 60% हिस्सा तो आपकी हुकूमत में आया था। कितने लोग थे, एक सेकेंड, जिनके आधे प्लांट्स आए थे, जिनकी आधी चीजें आई थी और आधी चीजें बंद हो गई थी, क्योंकि हमने ये कहा था कि इमरान खान कश्मीर का एम्बेसडर है। जब तक उस दिन का आलिया अफजल साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूं कि उस प्लांट का 60% हिस्सा आपकी अपनी हुकूमत में आया था। उसके बाद रजाक दाऊद साहब की कंपनी से रुजू किया गया था और रजाक दाऊद साहब की कंपनी ने कहा था कि 1 अरब रुपया लेंगे और बरास्ता लंदन वो पाकिस्तान पहुंचा देंगे। अभी तक वो भी पाकिस्तान नहीं आया। कि अगर हम रह गए, हम इनसे सवाल करेंगे। अब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती ना। ये जो प्लांट था 40% हिस्सा ये आ गया है इंडिया से पाकिस्तान में, जिसके बारे में मरियम बीबी रिक्वेस्ट कर रही थी। देखिए, मेरी एक बात सुन ले, बात यहां पर हो क्या रही है। मरियम बीबी, आप कंटेंट पे गौर करें। मरियम बीबी कह रही हैं कि मुझे ये फेवर चाहिए मेरे दामादे आला के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने दे दी फेवर, जो आधा आ चुका है। उसके बाद ये क्या फरमा रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि चूंकि पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, चूंकि अवाम का बैकलैश आएगा, तो मैं इसको लंदन से आकर देखूंगा। और फिर उसके बाद वो जो मफरूर आला यहां पर ओथ लेकर अब खजाने की कुंजी जिन्हें दे रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है जब वो आ जाएंगे तो वो इसको सेटल कर लेंगे। तो मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ कि क्या प्लांट आ गया? आ जाते हैं कि चौंक ये दामादे आला मेरी मीडिया मैनेजमेंट में मुझे हेल्प करते प्लांट आ गया पाकिस्तान में, मैं लगवाना चाहती हूँ वो खबरें ये प्लांट कराते तो मुझे इससे फेवर देनी है। उस पर बात ये होती है कि थर्ड कंट्री से इसको ले आए तो वो बीबी साहिबा आगे से कहती हैं कि इस पे फ्रेट चार्जेस पड़ता है। देखिए, आपने थर्ड पार्टी के जरिए से बरास्ता लंदन पाकिस्तान प्लांट लाने की बात की है, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपकी अपनी हुकूमत में आपके अपने मुशीर रजाक दाऊद साहब की कंपनी को यह ठेका मिला था और रजाक दाऊद साहब ने कहा था कि बरास्ता लंदन आएंगे और 1 अरब रुपए के ओवरहेड चार्जेस पड़ेंगे। कि मीडिया का काम है इनके मकरू चेहरे सामने लाना, इनके मकरू और मीडिया का काम है कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट होने से बचाना और रियलिटी चेक देना, और जो रियलिटी चेक हम आपको दे रहे हैं। अब आपने फिर कहा फला मफरूरुद्दीन है या फला मफरूर है, मुझे बताइए कि फला कोई मफरूर या इश्तिहारी जो है पाकिस्तान में आ सकता है उसके बगैर जब तक अदालत का गो हेड या ग्रीन सिग्नल ना हो? के पैसे को लूटते हैं। रियलिटी चेक ये है कि ये मीडिया मैनेजमेंट करके ये सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना अवाम इल इन्फॉर्म्ड है, अवाम गुस्से में है। अवाम इस चीज पे भी गुस्से में कि एक उनके लिए एक गरीब आदमी को एक महंगे अस्पताल के अंदर इलाज की जो सहूलत देनी थी। इसहाक डार साहब आ गए हैं, डॉलर को भी नुकेल डली हुई है, डॉलर भी अंडर प्रेशर है, पेट्रोल भी 15 रुपए कम होने जा रहा है। क्या ये बेचैनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस चीज का नहीं हुआ है। मैं अवाम की नुमाइंदा हूं, मैं पहले अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती हूं, मेरे लिए पार्टी बाद में आती है। मैं इस गरीब अवाम की नुमाइंदा हूं, मैं जो करती हूं और मतलब मैं उन लोगों में से हूं। चलिए ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली वो पार्टी चेयरमैन तक रिपोर्ट भी जाती है सबकी कि किसने किस प्रोग्राम में क्या बोला है। आपने बोल लिया, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि आपने ठीक बोल लिया, आपने सुना भी नहीं मुझे कि मैं क्या कह रहा हूं, आपने बोल लिया, आपकी अटेंडेंस लग गई है। मुझे कितना अच्छा लगेगा कि नहीं एक सेकेंड, मुझे अब मेरे सवाल का जवाब दे देना। लेकिन मैं क्यों कहूं, मुझे नहीं पसंद ये चीज कि मैं बैठ के यहाँ एलिगेशन लगाऊं जिस तरह की आपने बात की है। चले आपने दर्जनों एलिगेशंस लगा ली है, उसके बाद आपको ख्याल आया अवाम की बात मुझे आपको लगता है खान साहब के दरबार में हाजिरी देने, तो मैं अवाम की बात करती रहूंगी। और दूसरी बात है, अगर गलत को गलत कहना आपको लगता है कि खान साहब की तरबियत है, तो मुझे इस पे खुशी है कि खान साहब ने मुझे ये तरबियत दी है। मैं अगर खान साहब की तरबियत पे बात करने लगूंगा तो फिर मुझे बहुत कुछ याद आ जाएगा। मैं गुज़श्ता रोज अपने प्रोग्राम में लंदन की सड़कों पर मरियम औरंगजेब के साथ होने वाले वाक़े का जिक्र भी कर चुका हूं और बहुत सारी दास्तानें। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मेरे प्रोग्राम का मौजू ये नहीं है। मेरे आखिरी सवाल का जवाब अगर आप प्लीज देना चाहें कि डॉलर को काफी मार पड़ रही है, पेट्रोल भी सुना है कि 15 रुपए कम होने जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी जो है पॉजिटिव इंडिकेटर्स शो कर रही है, ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट है काफी बेहतर है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेचैनी की वजह यह है? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, डॉलर की कीमत जिस दिन हम लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था ना 179 थी और उसके बाद 250 पर वो पहुंचे। तकरीबन 60 से 70 रुपए का नुकसान, बल्कि मोर देन इट्स 80 रुपीज उसका नुकसान इस मुल्क को हो चुका है। उसके बाद अगर आपको लगता है 6 रुपए कम हो रहे, तो आइडियली मार्केट रेट से जितना मैं इसकी रियल एक्सचेंज रेट को समझती हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट या एक इकोनॉमी के स्टूडेंट के, तो इसको 200 से नीचे होना चाहिए। तो डॉलर आपको लगता है 200 से नीचे आ जाएगा? ये कोई चमत्कार नहीं है जिसे आप पेश करें। आने से आ जाएगा, आपको मैं बता उनका तो टारगेट है कि 185 पे लेके आना हमने इसको। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने
बनने से जो आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस है वो $78 से 85 है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क में क्योंकि ऑडियो लीक्स का चर्चा है तो आपका जासूस आपकी जेब में भी हो सकता है। ये क्या पब्लिक उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आजकल मुल्क में ऑडियो लीक्स का चर्चा है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन ऑडियोज को लीक करने के पीछे कौन था या इन ऑडियोज को कैसे रिकॉर्ड किया गया है। बदकिस्मती से हैकिंग मौजूदा दौर का सबसे घिनौना जुर्म बन चुका है, बल्कि यूँ कह लें कि घिनौना कारोबार है। कभी फेसबुक अकाउंट हैक होता है, कभी इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन जैसी ज़रूरत की चीज़ जिसमें हमारा तमाम निजी रिकॉर्ड होता है वो भी गैर महफूज है। अक्सर लोगों के उनके स्मार्टफोन दुनिया तक रसाई का ज़रिया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये दूसरों के लिए आपकी निजी ज़िंदगी में घुसने का ज़रिया बन जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में एक जासूस बैठा हुआ है? तसव्वुर करें कि अगर हैकर आपके फ़ोन पर जासूसी का सॉफ्टवेयर लगा दें जिससे उन्हें हर चीज़ तक रसाई हासिल हो जाए, बशमूल इनक्रिप्टेड पैगामात, यहाँ तक कि वो आपके माइक्रोफोन और कैमरे को भी इस्तेमाल कर सकें। आपको लग रहा होगा कि ये काम इंतहाई मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। गैर महसूस अंदाज से हमारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, हत्ता के लैपटॉप्स को रिकॉर्डिंग डिवाइस में तब्दील किया जा सकता है, चाहे ये डिवाइसेस बंद ही क्यों ना हो या फिर ये इंटरनेट से जुड़ी हुई क्यों ना हो। आम फ़ोन कॉल्स या मोबाइल कॉल्स को महफूज नहीं समझा जाता, लेकिन जो बात चौंका देने वाली है वो ये है कि अब व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन भी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिस पे इंक्रिप्शन ऑन होती है। वो उस इंक्रिप्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके लिए स्मार्टफोन में एक फ़ाइल के ज़रिए खुफिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और ये काम अक्सर मोबाइल फ़ोन सारिफ के इल्म में लाए बगैर ही हो जाता है। इस वक्त दुनिया में 5 तरह की जो जासूसी डिवाइसेस हैं वो मौजूद हैं। डिटेल्स भी सामने रखेंगे हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त एथिकल हैकर शामिर आमिर साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं, मज़ीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिपोर्टेडली हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो हैकर्स क्लेम करते हैं कि ऑडियो उनके पास मौजूद हैं। अगर ऑडियोस प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं, मतलब अगर वो स्मार्टफोन से ही ली गई हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी स्मार्टफोन महफूज नहीं है, वो मेरा हो, आपका हो या किसी और का हो। ये स्मार्टफोन जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है या इससे जासूसी करना आसान होता है शामिर साहब? जी बिल्कुल रहता है। अगर आपके स्मार्टफोन को किसी ने एक्सेस कर लिया है तो वो लाइव ऑडियो कॉन्वर्सेशंस भी सुन सकता है, और अगर उसने एक्सेस करके इसके अंदर कोई बग प्लांट किया हुआ है या कोई ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है जो आपके ऑडियो फाइल्स की एक्सेस जो इसको आप खुद ग्रांट कर चुके हैं, तो इसको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। नहीं, इतना ही आसान है स्मार्टफोन को एक्सेस करना? मतलब अगर इतना ही आसान है तो हम लोग तो सब एट सिक्योरिटी रिस्क है। नहीं, एक्चुअली इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई टारगेटेड अटैक किया जाए जैसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किया गया और एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किया गया, तो वो टारगेटेड अटैक को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यू कैन इमेजिन अगर 50 हैकर्स जो टैलेंटेड हैं वो एक टारगेट के पीछे लगे हुए हैं और उनके सारे कनेक्शंस जितने हैं उनके थ्रू उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, कोई मेलवेयर के थ्रू या किसी भी तरीके से आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैं आपका कोई दोस्त हूँ और मैं आपको कोई ऐसा लिंक भेजता हूँ जिसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आपका एक ट्रस्टेड पर्सन हूँ, मेरी दी गई चीज़ पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह भी किया जाता है कि पैरेलल अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये मैं कह सकता हूँ कि सेलफोन के माइक्रोफोन की ही रिकॉर्डिंग है और सेलफोन के माइक्रोफोन से ही ये रिकॉर्ड आइदर कोई उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रॉक्सिमिटी में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसका फ़ोन एक्सप्लॉइटेड था, या किसी ने खुद रिकॉर्ड करके जो है अपने पास रखी हुई थी और उनके फ़ोन से ये चोरी की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑडियो लीक से आपको ये तासुर मिल रहा है कि ये असल में सेल फोन को एक्सेस करके ही हुआ है ये सब? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उन ऑडियो फाइल्स को एनालाइज करें जो सैंपल मौजूद हैं, और मेरी खुद भी जिस फोरम पे ये पोस्ट की गई थी वहाँ पे खुद भी मैंने कम्युनिकेशन उस बंदे से करने की कोशिश की है, ऑल्दो बड़ी लिमिटेड कम्युनिकेशन रही, कुछ रिवील उसमें नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा क्लियरली कहा जा सकता है कि सेलफोन के ही माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग है और इसका कोई तरीका नहीं होता। अच्छा, ये कहा यह जा रहा है कि डार्क वेब के ऊपर ये डेटा है, ये को 100+ वीडियोस हैं या मोर देन 8 GB डेटा है,
ये किस तरह से इतना बड़ा जो है बैंडविड्थ के साथ ये डेटा डार्क वेब के ऊपर कैसे पहुंचा, और क्या इसका मकसद यही था कि इसको डार्क वेब पे ले जाके इससे को बिजनेस किया जाए? इसमें जो अलार्मिंग बात है जनाब, वो ये नहीं है कि डार्क मतलब ये डार्क वेब पे इस टाइम डेटा है। अलार्मिंग बात ये है कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कितने और लोगों तक ये ऑडियो गुजरी होगी और इसका फिर लीक का चांस इंक्रीज हुआ होगा कि किसी हैकर ने पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करके ये चीज डार्क वेब पे डाली है। इस चीज का डार्क वेब पे कोई काम नहीं है। अच्छा शाबिर आबिद साहब, क्विकली ये बताइए, देखिए इससे इस्टेब्लिश ये हो रहा है कि ना तो मैं महफूज हूं ना आप महफूज है। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो इजीली उसकी जासूसी हो सकती है। अब जिसको टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट होने वाले को कैसे अंदाजा होगा कि असल में मुझे कोई लिंक आया है, ये किसी हैकर ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की है या मेरी इस डिवाइस को हैक करने की कोशिश की है? क्या जिसको टारगेट किया जा रहा है उसको वो ये रियलाइज कर सकता है या उससे बचा? इसका काउंटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? काउंटर स्ट्रैटेजी सर इसकी ये हो सकती है कि आप अच्छा एंटीवायरस अपने फोन में रखें नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए। आप अननोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट ना करें, आप ज़रूरत से ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल ना करें, और जो ऐप्स को आप एक्सेस दें वो एक्सेस सिर्फ उस लिमिटेशन के अंदर दें जिसमें जो उन ऐप्स को रिक्वायर्ड है। ठीक, यानी ये तरीका कार है कि आप वाईफाई जो है नेसेसरी इस्तेमाल ना करें और एप्लीकेशंस बहुत सारी डाउनलोड ना करें। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए से भी ये कोई ऐसा मैल वायरस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सेम गोज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर उनकी एडवाइजरी बोर्ड में कोई टेक्निकल ऐसा इंसान मौजूद होता तो ही वुड हैव, अगर ये टेक्निकल हैक है तो ही वुड हैव एडवाइज्ड इन अ वे कि यार इस तरह से नहीं होना चाहिए। जस्ट अ थॉट। ठीक, यानी आप ये समझते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है जिससे बचा भी जा सकता है और ये फायरवॉल को मजबूत करने की जरूरत है? इस सिक्योरिटी जो है वो जितनी ज्यादा टेक्निकल होगी उतनी ज्यादा ही सिक्योरिटी जो है एक्शनेबल भी होगी। अगर आप सिर्फ उसे पॉलिसी की हद तक रखेंगे तो वो आपके किसी काम की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर आमिर, एथिकल हैकर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है और एट द सेम टाइम अलार्मिंग भी है कि अपने आप को कैसे महफूज बनाया जा सकता है इस साइबर इनसिक्योर दुनिया के अंदर। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम किस हद तक बढ़ चुका है और किस को इस वक्त परेशानी का सामना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्ट्रीट क्राइम एक तेजी से बढ़ता हुआ मसला है। वैसे तो पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इलाका, छोटा बड़ा शहर इस समाजी बुराई से महरूम नहीं है, मगर अमूमी तासुर ये है कि स्ट्रीट क्राइम के वाकयात ज़्यादातर बड़े शहरों में हो रहे हैं, जिनमें कराची और फिर लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर काबिल ज़िक्र है। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें नई बात नहीं है। ये जराइम पेशा हमेशा इस शहर के लिए खौफ की अलामत रहे हैं। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन जराइम के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम भी एक ऐसा जिन है जो बेकाबू हो चुका है। पोश इलाके हों या मुतवस्सित तबके के इलाके, हर जगह पर हर शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं। शहर में मुसल्ला लुटेरे दनदनाते फिरते हैं। बुजुर्ग और ख़वातीन समेत जिसको चाहते हैं, जब चाहते हैं और जहाँ चाहते हैं लूट लेते हैं और मज़ाहमत पर कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते हैं। कराची में यौमिया 1 दर्जन से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट होते हैं, जबकि इनकी असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, जिनकी या तो पुलिस क्राइम रेट कम दिखाने के लिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करती या फिर शहरी खुद पुलिस के पास जाने से कतराते हैं। इन जराइम की वजह गुर्बत हो, माशी बहरान हो या फिर बढ़ती महंगाई, लेकिन हकीकत यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। कराची के शहरी हर रोज़ लुट रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह सब ड्रामा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक जर्नलिस्ट तनवीर अहमद की वीडियोस ज़ेरे गर्दिश है। तनवीर अहमद राशिद मिनहास रोड पर अपनी पेशावराना खिदमात अंजाम दे रहा था तो गाड़ी में सवार 4 डाकुओं ने असले की नोक पर उससे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लेंस और दीगर मुतल्लिका सामान लूट लिया। लोगों के दुख दर्द की कवरेज करने वाले ने जब खुद अपने ऊपर बीते वाक़े की रुदात सुनाई तो उसकी आंखों में बेबसी और लाचारगी के आंसू थे। वो रो रो कर बता रहा था कि किस तरह से मुसीबत के अंदर उसने जमा पूंजी जमा की और वो सब कुछ डाकू ले उड़े। कराची की ताजिर बरादरी भी अमन अमान की सूरत हाल खुसूसन स्ट्रीट क्रिमिनल से परेशान है। कराची शहर में आबादी का तनासुब तब्दील हुआ है। शहर में उर्दू बोलने वाले आबादी का 65% थे, लेकिन अब ये 35% रह गए हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। लेकिन कराची पुलिस के नज़दीक स्ट्रीट क्राइम की तशरीह ही और है। छोटी मोटी वारदातें, जराइम तसव्वुर नहीं होता। उनके नज़दीक शहर की ताजिर बरादरी खुद अपनी दुश्मन है, जो मामूली बातों पर वावेला करती है और इसे मीडिया पर ले आती है। कराची चीफ मामूली तौर पर शहर कायद का मवाजना दूसरे ममालिक के बड़े शहरों से करते हुए जराइम की शरह को कम दिखाने की कोशिश भी की। कराची पुलिस चीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। जब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाले ही उन्हें खौफज़दा करने और डराने धमकाने वाला रवैया अपनाएंगे तो शहर
तो शहर पर क्राइम पर काबू पाने की ख्वाहिश का इजहार करना ही बेवकूफ़ी तस्वुर किया जाएगा। हकीकत में शहर इक़्तिदार के ताजर बढ़ते क्राइम से खौफ में मुब्तला हैं। शहर कायद के अंदर जो कुछ है उसकी वजह से ताजर बहुत परेशान है। ये शहर इक़्तिदार कहाँ है? ये तो शहर कायद है। रोशनियों का शहर था, लेकिन इसकी रोशनियाँ छीन ली गई हैं, मांद पड़ गई हैं, या फिर अपनों की नज़र लग गई है। फैक्ट्री वर्कर्स रात के औकात में लुटने के डर से काम पर आने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल से कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वजूहात महंगाई और बेरोजगारी हैं, लेकिन जराइम कंट्रोल करना पुलिस का काम है। उन्हें इसके लिए इक़दामात करना कि ये कि ताजर बरादरी को उल्टा कोसना शुरू कर दें कि असल में ताजर बरादरी ये होलनाक मंजर पेश कर रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।